आइसो इम्यूनाइज डिलीवरी के नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। आज मैं प्रेगनेंसी का एक हाई रिस्क फैक्टर है जो कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी या जिसे हम RH इम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी हम उसको कहेंगे। तो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में जो भी महिला RH नेगेटिव होती है उस प्रेगनेंसी में क्या घटनाएं घट सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो सकता है, RH नेगेटिव हो सकता है, ABO कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है और अक्सर ये पाया गया है कि 15% पॉपुलेशन में RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप मौजूद होता है। और जब भी RH नेगेटिव महिला प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर एकदम से उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी कराना चाहते हैं, ये पता करने के लिए कि हस्बैंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि हस्बैंड नेगेटिव है तो हमें कुछ भी चिंताजनक नहीं रहता है, उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अनइवेंटफुल रहेगी। यदि हस्बैंड पॉजिटिव है तो हो सकता है कि जो महिला में गर्भस्थ शिशु है उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो सकता है और उसके कारण कभी कभी कुछ जटिलताएं पैदा हो जाती है। जब महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो गर्भस्थ शिशु यदि पॉजिटिव होता है तो उसमें से छोटी छोटी मात्रा में RBCs महिला के शरीर में प्रविष्ट करते हैं प्लेसेंटा के जरिए और ये एक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं या एंटीबॉडी रिएक्शन जिसे कहेंगे, वो एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती है और वो महिला के शरीर में रहती है। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मात्रा में ये एंटीबॉडीज़ फीटस की तरफ नहीं आती है तो फीटस को कोई भी परेशानी नहीं होती है और फर्स्ट डिलीवरी उसकी अनइवेंटफुल रहती है। पर जब भी महिला सेकंड टाइम जब भी प्रेग्नेंट होती है तो जो महिला के शरीर में ऑलरेडी सेंसिटाइजेशन जिसे हम कहेंगे या एंटीबॉडीज़ जो कि मौजूद हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से RH पॉजिटिव शिशु की तरफ वापस आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसी दौरान और ये जो फीटस के RBCs होते हैं उसको नष्ट करना शुरू कर देती है। अब ये एंटीबॉडी के डोज के ऊपर निर्भर रहता है कि यदि एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है तो फीटस के ज़्यादा RBCs डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और इस डिस्ट्रक्शन के कारण या नष्ट होने के कारण फीटस का हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और उसको एनीमिया की शिकायत हो जाती है, उसका धीरे धीरे ब्लड कम होता चला जाता है और बहुत ही ब्लड कम होने के कारण उसके पूरे शरीर पे सूजन आ जाना, उसका लीवर काम न करना, उसके स्प्लीन में फंक्शन उसका बिगड़ जाना या उसको हार्ट फेलियर होना और कभी कभी कुछ केसेस में ये बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन के कारण हमेशा डॉक्टर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का लेबल करते हैं और पेशेंट की फाइल पे लिखा जाता है कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसे मैनेज करने के लिए जो भी RBCs महिला के शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको एंटी-डी इंजेक्शन कहते हैं। अब ये RBCs किन किन कंडीशंस में महिला के शरीर में प्रविष्ट कर सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कोई ब्लीडिंग होना, कोई एबॉर्शन होना, DNC होना और डिलीवरी के टाइम सिजेरियन के टाइम एम्नियोसेंटेसिस है या कभी कभी एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन करते हैं। इसी दौरान जो फीटल RBCs होते हैं पॉजिटिव फीटस के, वो RBCs कभी कभी माता के सर्कुलेशन में चले जाते हैं और वहाँ वो एंटीबॉडी रिएक्शन पैदा करके वहीं रहते हैं और जब कभी महिला दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो ये वापस से फीटस की तरफ जाते हैं। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब कभी भी ब्लीडिंग होती है या जब कभी भी डिलीवरी होती है तो एक एंटी-डी इंजेक्शन 300 मिलीग्राम का हम उसी टाइम 72 आवर्स के अंदर लगा दिया जाता है ताकि जो RBCs एंटर हो चुके हैं महिला के शरीर में वो नष्ट हो जाए या उसका एंटीजन नष्ट हो जाए, ताकि उसमें जो एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है और आने वाली प्रेगनेंसी के दौरान यदि उसका दूसरा शिशु गर्भस्थ शिशु यदि वो पॉजिटिव हैं
तो उससे इस एंटीबॉडी का खतरा रहता नहीं है। अब कुछ महिलाओं में इसलिए हम लोग हमेशा दूसरी डिलीवरी के टाइम ये पता करते हैं कि उनको एंटी-डी का इंजेक्शन लगा या ना लगा। हमें ये पता नहीं चलता कि ये महिला सेंसिटाइज्ड है या नहीं है। जब भी एंटीबॉडी प्रविष्ट करते हैं वो इम्यूनाइज्ड हो जाती है या सेंसिटाइज हो जाती है, उसमें एंटीबॉडी क्रिएट हो जाते हैं। तो जब कभी भी महिलाएं ये हिस्ट्री नहीं दे पाती है कि उनको लास्ट प्रेगनेंसी में एंटी-डी का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कुछ टेस्ट के द्वारा ये पता करना पड़ता है कि इस महिला के शरीर में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो 16 हफ्ते से डॉक्टर एक टेस्ट कराना शुरू कर देते हैं जिसे हम कहते हैं ICT या RH एंटीबॉडी टाइटर। ये ब्लड टेस्ट होता है और ये ब्लड टेस्ट करके ये पता करते हैं कि ये RH एंटीबॉडी है या नहीं है। यदि RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो किस टाइटर में है, वो किस मात्रा में है। यदि वो बढ़ती हुई मात्रा में हमें पता चल जाता है तो हम उसको हर हफ्ते या हर 15 दिन में उसको करा के ये देखा जाता है कि इसका लेवल कितना बढ़ता है। और साथ में एक सोनोग्राफी भी करानी पड़ती है जिसमें हम एनीमिया का पता लगा सकते हैं। यदि एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो गर्भस्थ शिशु की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाएगी, जबकि सोनोग्राफी के माध्यम से हम बहुत सटीक तरीके से ये बता सकते हैं कि इस गर्भस्थ शिशु का ब्लड में एनीमिया तो नहीं हो रहा है। ये अल्ट्रासाउंड से, कलर डॉपलर से, पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम से, सेरिब्रल आर्टरी के हम ये पता कर सकते हैं। और यदि एनीमिया की मात्रा बढ़ती हुई नज़र आती है तो उस गर्भस्थ शिशु का हम कॉर्डोसेंटेसिस या उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उसका बिलिरुबिन पता करके उसे हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। पहले ज़माने में जब अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं होती थी तो बार बार गर्भस्थ शिशु का एमनियोटिक फ्लूइड या जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं उसको लेके उसकी सैंपलिंग की जाती है। अब हमारे पास अच्छी सुविधा है, तो इस तरीके से हम गर्भस्थ शिशु में होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और उसकी एनीमिया की मात्रा कम कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान हमें बार बार अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है और बार बार फीटस को ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, जबकि उसका मैच्योरिटी का लेवल बिल्कुल सही हो जाए। जब वो 8 महीने पूरा कर ले और उसके एनीमिया की मात्रा कंट्रोल में रहे, तब उसको डिलीवरी करा सकते हैं। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि उसके एंटीबॉडी टाइटर काफ़ी हद तक बढ़ जाए और उसको प्रीमैच्योर डिलीवरी करानी पड़ सकती है। इसीलिए RH नेगेटिव प्रेगनेंसी जिसमें मदर्स सेंसिटाइज्ड है और इसी दौरान उनके फीटस में हमें इन कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस तो नहीं हो रहा है, उसको हार्ट फेलियर तो नहीं हो रहा है, उसके और उसी के कारण उसकी जो बढ़ने की ग्रोथ है, उसका बॉडी वेट है, बर्थ वेट है, वो भी कम हो सकता है। और ऐसे शिशु में कभी कभी हमें उसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है और डिलीवरी के बाद उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन उसके पूरे शरीर का ब्लड बदलना पड़ सकता है। और कभी कभी ये RH इम्यूनाइजेशन की जो घटना है यदि कम मात्रा में है तो उसको फोटोथेरेपी के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। डिलीवरी के बाद ऐसे शिशु में कभी कभी एकदम से थोड़े घंटों के अंदर या 24 घंटों के अंदर ही जॉन्डिस काफ़ी मात्रा में दिखने लगता है और उसको नियोनेटल यूनिट में उसका ट्रीटमेंट करके जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसका ब्लड चेंज करना पड़ता है। इसी कारण RH नेगेटिव प्रेगनेंसी जिन महिलाओं में होती है जिनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, हमें गर्भस्थ शिशु का ब्लड ग्रुप पता नहीं चलता है, तो उनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली अल्ट्रासाउंड्स, उनका ब्लड टेस्ट, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कंट्रोल में रखना या हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये भी पाया गया है कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होने पे ब्लड मिलने की जो उसकी डिफ़िकल्टी होती है, RH नेगेटिव ब्लड मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए RH नेगेटिव प्रेग्नेंट महिला को ये भी सलाह दी जाती है कि आपको अपना हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा रखना चाहिए। यदि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो ब्लड लगाने की आवश्यकता ना पड़े और आपको एक आध अपना ब्लड डोनर भी तैयार करके रखना चाहिए ताकि कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हमें ब्लड की अवेलेबिलिटी बनी रहे।
और साथ में जब कभी भी उनको कोई एबॉर्शन होता है, जब कभी भी उनको प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग होती है या एमनियोसेंटेसिस होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसमें ये सेंसिटाइजेशन जो होता है या आरबीसीज माता की तरफ जाते हैं, आरएच इम्यूनाइजेशन हो जाता है, उन केसेस में 12 वीक्स के पहले यदि अबॉर्शन होता है तो एनटीडी लगाना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद शिशु का ब्लड ग्रुप करके यदि वो पॉजिटिव है तो उनको एनटीडी ज़रूर लगाना चाहिए 300 मिलीग्राम की पावर में, और वो भी 72 आवर्स के अंदर। अब कुछ महिलाएं जो विलेज में डिलीवर करती है और वो कभी मिस भी हो सकता है एनटीडी, तो उसको कभी कभी लेट भी लगाया जा सकता है, पर उसको ज़रूर लगा देना चाहिए। और एनटीडी का ये भी है कि 28 हफ्ते पे जब भी आईसीटी टेस्ट नेगेटिव होता है तो भी ये एनटीडी इंजेक्शन आप लगा देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में यदि कुछ आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन के चांसेस हैं तो उसे ये एनटीडी का डोज उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसीलिए आरएच नेगेटिव मदर्स को हमेशा ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनको एनटीडी का इंजेक्शन लगा, उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, और उनको अपने डॉक्टर की सलाह से जो भी टेस्ट बताए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और उनके अल्ट्रासाउंड नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में ज़्यादा हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ तो आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नमस्कार, धन्यवाद।